हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बात की थी अबाउट कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि आपके कोलाइड्स क्या होते हैं या फिर आपके जो कोलाइडल रेंज क्या होती है। कोलाइडल रेंज होती है आपके 1 nm से आपके 1000 nm के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कोलाइडल का जो नेचर होता है कोलाइड्स का, वो नेचर होता है आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात की थी अबाउट कोलाइड जो आपके होते हैं, सोल्स जो होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमने किया था बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट। सबसे पहले अगर आपके कोलाइड्स जो हैं, आपके जो डीपी और डीएम उसमें होते हैं पार्टिकल्स, वो आपके किस फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक साइज के हिसाब से। ठीक है, हमने मल्टी मोलिकुलर, मैक्रो मोलिकुलर और आपके एसोसिएट कोलाइड्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिशेल्स, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड टाइप का उनका क्लासिफिकेशन होगा, वो बेस्ड होगा आपके इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल। जो आपके डीपी और डीएम जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, मतलब जो आपका सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन या कुछ जो इंटरेक्शन होते हैं उनके बीच में हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका लायोफिलिक और एक होता है आपका लायोफोबिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड क्लासिफिकेशन है ये आपका क्लासिफिकेशन on the basis of interaction between dp and dm, आपके डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, हमने इसे दो टाइप में डिवाइड किया है फर्दर, दैट इज एक होता है आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक होते हैं आपके लायोफोबिक। एक होता है लायोफिलिक और दूसरे होते हैं आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक, इनको आप बोल सकते हो सॉल्वेंट लवर्स। ठीक है, जो अट्रैक्शन होता है इनका सॉल्वेंट के ऊपर होता है। और लायोफोबिक मतलब जो सॉल्वेंट हेटर्स होते हैं। ठीक है, या जिनमें अट्रैक्शन नहीं होता है, सॉल्वेंट हेटर्स। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, दो टाइप में। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये है कि लायोफिलिक जो आपके कोलाइड्स होते हैं, वहां पे जो आपके डीपी और डीएम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होता है आपका अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, जबकि लायोफोबिक सॉल्वेंट लवर्स, ऐसे ही पता चल रहा है उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन ये क्या होते हैं आपके लायोफोबिक सॉल्वेंट्स हेटर्स। तो वहां पे आपके डीपी और डीएम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप लिख सकते हो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट attraction force between dp and dm particles। ठीक है, यहाँ पे होता है, वहां पे क्या होगा, किसी टाइप का अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, there is no attraction between dp and dm particles। किसी भी टाइप का आपका अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक चीज तो ये जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। सेकंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो लायोफिलिक जो होते हैं आपके कोलॉइड्स, इनको हम सिंपल मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, बनाने का क्या तरीका रहेगा, आपने डीपी लिया, डीएम लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, सिंपल बन जाएंगे सिंपल तरीके से। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है आपका अट्रैक्शन फोर्स। बट यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं
एग्जिस्ट होता है, इसलिए आपको इनको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स या स्पेशल मेथड को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा, these colloids are easily made by mixing of और easily made by, आप लिखिए सिंपल मिक्सिंग, क्या लिख सकते हो आप, बाय सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, जबकि ये जो होंगे आपके, इनके लिए हमें स्पेशल मेथड्स को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, these colloids are prepared by special methods ठीक है, इनमें एग्जांपल आप देखिए स्टार्च का, प्रोटीन का, एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं, जेलीज, उनको आप पानी में डालो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर एक आप आलू लेते हो, उसको कट करके पानी में डाल देते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी का कलर मिल्कीनेस आ जाएगी। रीज़न क्या है कि आपके पोटैटो से जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आ जाते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक कोलाइड्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके स्टार्च। अगर आप एग्जांपल्स की बात करो तो स्टार्च, या फिर आपके जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ आप बात करो तो जो मेटल के जो सोल्स होते हैं, ठीक है, या फिर मेटल सल्फाइड के जो सोल होते हैं, मेटल और मेटल सल्फाइड सोल्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं, आपके लायोफोबिक की कैटेगरी में। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो ये इनका जो नेचर होता है, ये जो होते हैं आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लायोफिलिक। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है डीपी और डीएम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पे डीपी और डीएम में अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें आपके, तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, these colloids are more stable। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी का एक और रीज़न होता है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन, एक टर्म होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके मान लो ये आपका कोई भी आयन है, ठीक है, इसको चारों तरफ से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव पार्ट है एनायन वाला ऑक्सीजन, वो क्या कर लेता है, चारों तरफ से अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, घेर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है ना, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि जब आप किसी भी आयन को, जब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, ऐसे ही सेम जब आपके डीपी के पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, डीपी के पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज के, और उसको जब आपके चारों तरफ से कौन घेर लेता है, आपका डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्पर्जन मीडियम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है। अगर वाटर के अलावा कोई और दूसरा सॉल्वेंट हम अगर काम में लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं आपका सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। तो लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या होता है, सॉल्वेशन जो होता है ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डीपी और डीएम में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सॉल्वेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आपको पता होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है आपका जो कंपाउंड है, उतना ही क्या हो जाता है, उसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वो स्टेबल भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा, आपका जो कोलाइड है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो आराम से कि these colloids are more stable due to extensive solvation। ठीक है ना, जो ये टर्म आपको ध्यान रख लेनी है। क्या होता है सॉल्वेशन, ये होता है जब आप वाटर की मॉलिक्यूल की जगह जब सॉल्वेंट कोई और काम में लेते हो, ठीक है,
उसे हम बोलते हैं आपका सोल्वेशन। ठीक है, ये जो होंगे आपके थर्ड यहाँ पे लेस स्टेबल होंगे कंपेरेटिवली। ठीक है, दीज कोलाइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल and can form PPT easily। ये कोलाइड्स क्या कर सकते हैं, पीपीटी को इजीली तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए ये हो गए 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए एक बार। ओके, चलिए एक और आखिरी आपका डिफरेंस है, वो भी हम लिख लेते हैं कि ये जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये नेचर में होते हैं रिवर्सिबल मतलब जैसे आपने कोलॉइड का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिसमें डीपी और डीएम मिक्स है। ठीक है, जैसे आपने लिया था स्टार्च और वाटर का। ठीक है, तो हमने उनको अलग अलग कर लिया। जैसे मैंने उसको उबाल लिया तो वाटर तो वेपर की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, आपके पास स्टार्च रह जाएगा। अब मान लो उसमें मैं फिर से वाटर डाल देता हूँ तो क्या वो फिर से आपका कोलॉइड्स का फॉर्म करेगा, लायोफिलिक का? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च तो अभी भी प्रेजेंट है और उसमें अगर हम वाटर डालेंगे दोनों के बीच में अभी भी अट्रैक्शन फोर्स रहेगा और अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो फिर से आपका कोलॉइड फॉर्म हो जाएगा। बट जो आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वहाँ पे अगर आपने उनको एक बार अलग कर लिया डीपी और डीएम को, तो फिर आप उनको सिंपल मेथड से वापस कोलॉइड फॉर्म में नहीं कर सकते हो वापस। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके रिवर्सिबल होते हैं जबकि ये आपके नेचर में कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है आपका, दीज कोलॉइड्स आर रिवर्सिबल in nature, that is if dp and dm are separated and again mixed, then we can get लायोफिलिक कोलाइड अगेन easily। ठीक है, these colloids are reversible in nature, that is if dp and dm are separated and again mixed, then we can get lyophilic colloids again easily। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, these colloids are irreversible। क्या होते हैं आपके, irreversible in nature। ठीक है, once separated we cannot get back these colloids by simple methods। हम दोबारा उन्हें सिंपल मेथड से वापस गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सा कोलॉइड्स कैसा होता है। ठीक है, चलिए इन्हें आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके, हमने कोलॉइड्स के बारे में बात कर ली, उनके टाइप्स के बारे में देख लिया कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोलॉइड्स जो होते हैं उनको फॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है, आपके 2 टाइप के आपके कोलॉइड्स थे, एक तो लायोफिलिक और सेकंड थे आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखिए, अगर हम बात करें कोलॉइड्स को, तो कोलॉइड्स जो दो टाइप के थे आपके, कौन कौन सा था, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक ने के बारे में हमने देख लिया है कि लायोफिलिक को आप सिंपल डीपी और डीएम को मिक्स करके बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई आपका वो मेथड नहीं है। ठीक है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है उसमें। तो आप फर्स्ट लिखिए लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो आप लिख सकते हो दीज कोलॉइड्स आर prepared by simple mixing of dp and dm particles। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अपना ऐसी कोई मेथड वगैरह नहीं है अपने पास। ठीक है, सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका लायोफोबिक कोलॉइड्स, जिनको हम सिंपल तरीके से नहीं बना सकते, जिनके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स काम में लेते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड है आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, जो आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं इनको भी हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, या फिर इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है उसे हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपके डिस्पर्जन मेथड, और सेकंड जो होता है आपके, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका डिस्पर्शन मेथड और दूसरा होता है आपके कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डिस्पर्शन मेथड के बारे में। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट अपने डिस्पर्शन मेथड के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट मेथड जो है आपका, दैट इज डिस्पर्शन मेथड। देखिए, डिस्पर्शन मेथड और कंडेंसेशन मेथड, इन दोनों मेथड में आप डिफरेंस देखिए। डिस्पर्शन मेथड में तो क्या है, आपने जो डीपी के पार्टिकल लिए, ठीक है, उनको आपने क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। किसके अंदर, डिस्पर्स मीडियम में। ठीक है, आपने सोल्यूट के पार्टिकल को सोलवेंट में क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया है। ठीक है, फैला दिया है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो आपके डीपी के पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लिया आपने, डिस्पर्स मीडियम में फैला दिया है। ठीक है, जबकि कंडेंसेशन जो होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, आपके जो छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं उनको आपने इकट्ठा किया, कंडेंस किया और आपने कोलाइडल रेंज में उन पार्टिकल्स को ले आए। ठीक है, तो उससे जो आपका कोलाइड बनता है वो आपका कंडेंसेशन कोलाइड्स रहेगा। ठीक है, तो दो मेथड हो गए आपके, डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट जो आपका रहेगा दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्सन। यहाँ सबसे पहले हम आपके डिस्पर्शन मेथड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कंडेंसेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल मेथड क्या होता है, कोई इतना हाईफाई नहीं होता, इसमें केवल आप देखिए सिंपल सी एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपकी इस टाइप का। ठीक है, ये आपके रोटेटरी बेल्ट होती है एक, ठीक है ना, या फिर रोटर
बेल्ट वगैरह होती है, ठीक है। और ये आपके होते हैं व्हील्स, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेटरी व्हील्स जो एक दूसरे के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें है क्या, सिंपल सी है, जिस भी पार्टिकल का जो बड़ी साइज का है आपको कोलाइड फॉर्म बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसके बड़े बड़े जो पार्टिकल्स रहेंगे उनको क्या करोगे, ये जो आपके व्हील्स हैं इनके बीच में आप रखोगे उनको, ठीक है, क्लियर है। अब ये व्हील्स जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो इन पार्टिकल्स की क्या होगी, ग्राइंडिंग होगी, ठीक है। जैसे आपके गेहूं पिसवाते हैं ना चक्कियों में, ठीक है, जहाँ पे अपोजिट व्हील्स रहते हैं उनके बीच में हम गेहूं को डालते हैं, ठीक है, तो उनकी ग्राइंडिंग होती है, फिर आटा बनता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो मोटे पार्टिकल्स होंगे बड़ी साइज के, बिगर साइज के, उनको हम यहाँ प्लेस करेंगे। जब आपके व्हील्स रोटेट करेंगे तो उनकी ग्राइंडिंग होगी और आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो आपके कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। ये व्हील्स क्या करती है, उनको पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करती है। वो कोलाइडल रेंज में क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। इनको आप क्या करो, इकट्ठा कर लो किसी भी, मान लो आपके पास वाटर फिलअप है किसी बॉक्स में, ठीक है, आपने एक बीकर रख रखा है पास में जिसमें क्या फिल है आपका, वाटर, ठीक है, या कोई भी आपका डिस्पर्स मीडियम फिल है, ठीक है, उसमें जाके ये इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ से आपको सोल मिल जाएगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पे हमने गोल्ड के पार्टिकल्स डाल दिए तो आपको गोल्ड का सोल मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपके छोटे छोटे जो गोल्ड पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल रेंज के, वो क्या होंगे, इसमें पूरे वाटर में फैले हुए रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड होता है ये, जिसको अपने को काम में लेना है, ठीक है। क्लियर है। इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, बिगर साइज। बाकी आप समझ तो गए होंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है ना। बिगर साइज पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल्स बाय रोटेटरी व्हील्स। ठीक है, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय रोटेटरी व्हील्स की हेल्प से, ठीक है। चलिए, ये है सिंपल सा मेथड है, ठीक है, खास नहीं है, अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है आपका, दैट इज ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 100% आपका कंडेंसेशन या फिर डिस्पर्सन नहीं होता है, ठीक है ना। डिस्पर्सन और कंडेंसेशन हमेशा साथ साथ होते रहते हैं, ठीक है ना। जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ना, दो टाइप में हमने क्लासिफिकेशन किया है, डिस्पर्सन और आपका कंडेंसेशन के बीच में, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जहाँ डिस्पर्सन हो रहा है वहाँ कंडेंसेशन नहीं होता है, ठीक है ना, दोनों कंटिन्यूसली होते रहते हैं, बट जिसका मेजर पोर्शन रहता है उसके बेसिस पे हम उसको अलग टाइप से क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इस मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, एक आपका चेम्बर होता है, ठीक है, ठीक है। इस चेम्बर में हम क्या करेंगे, पानी फिल कर देंगे, ठीक है। डीएम जो है आपका, मान लो वाटर है, तो हमने क्या कर दिया, उसको कंप्लीटली फिल कर दिया इधर, ठीक है। यहाँ पे हम बीच में एक अरेंजमेंट रखते हैं,
ठीक है, कुछ इस टाइप का अपना अरेंजमेंट रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स। ये मान लो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए अब जिसका भी आपको सोल बनाना है, ठीक है, क्या आप क्या करोगे, वो वाला जो मान लो गोल्ड का बनाना है, तो आप क्या करोगे, गोल्ड का जो पीस है उसे यहाँ आप प्लेस कर दोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे गोल्ड के पीस को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब आप इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट जोड़ोगे, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और उस इंटेंस स्पार्क की वजह से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो वो जो हीट है वो क्या करेगी, इस मेटल ब्लॉक को क्या करेगी, वेपोराइज करेगी। उस इतनी हाई अमाउंट ऑफ हीट रहती है, इंटेंस हीट, कि उसकी वजह से ये जो आपका ब्लॉक रहता है, जैसे गोल्ड का ब्लॉक है, वो क्या होगा, हीट जैसे मिलेगी, जो सॉलिड है डायरेक्ट आपके किस में, वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे आपके गोल्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जब सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो इस फॉर्म में रहेंगे। जैसे इनको इंटेंस हीट मिलेगी, इनके जो बीच के बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो ये जो आपके मेटल्स के जो आयंस है ये क्या होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, और जैसे ये फ्री होंगे वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से आप बाहर देखोगे तो क्या है, वाटर है। वाटर की वजह से वो फिर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो और कंडेंस होने की वजह से वो आपके इस वाटर के अंदर क्या है, घूमते हुए रहेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, गोल्ड का जो सोल लिया, बॉक्स जो भी आपका ब्लॉक था उसको हमने इंटेंस हीट दी। इंटेंस हीट की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तुरंत वेपोराइज हुए। और वेपोराइज होने के बाद जैसे ही वो बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, वेपर तो है जो आपके बाहर की तरफ ही आएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी, आपके यहाँ पे क्या फिल है, वाटर। ये क्या है आपका, वाटर। ठीक है, जो आपका डीएम है। ठीक है, वाटर फिल है, तो वाटर क्या करेगा, उसको कंडेंस करेगा दोबारा। तो दोबारा कंडेंस करते हैं, अब ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए वो आपके इंडिविजुअल हो चुके हैं। ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो दोबारा से कंडेंस होके इसी आपके वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका सोल बनेगा वो बनेगा आपका वाटर का सोल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपके क्या बनेगा, गोल्ड सोल, या आप अगर गोल्ड लेते हो तो ये आपका गोल्ड ले लिखिए आप, गोल्ड सोल। ठीक है, गोल्ड सोल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस मेथड की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपने जो गोल्ड का जो ब्लॉक दिया, ठीक है, उसको क्या किया, उसके जो पार्टिकल्स है उसको डिस्पर्स किया है। कहाँ पे, वाटर के अंदर, इसलिए ये आपका डिस्पर्सन मेथड है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जो आपके गोल्ड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके दोबारा वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद कंडेंस भी हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रोसेस में आपके डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथड साथ में होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो आपका मेथड हम काम में लेते हैं ये आपके हैवी मेटल्स के सोल्स बनाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, उनके लिए हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ colloid of heavy metals like आप ले लीजिए गोल्ड, एयू, प्लेटिनम, ठीक है, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, इनके लिए हम इनको काम में लेते हैं। सेकंड पॉइंट, इन दिस मेथड और इन दिस मेथड dispersion
and condensation both occur, दोनों आपके होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेथड प्रिपरेशन में क्या है, अगर मेथड लिखेंगे तो कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है कि इंटेंस हीट यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, आपकी स्पार्क प्रोड्यूस होगा और उस स्पार्क की वजह से क्या होगी, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो, ये आपका स्पार्क। ठीक है, the intense heat generated, ठीक है, between electrode and due to this the gold particles vaporizes, and when these vaporized particles comes in contact with ठीक है, comes in contact with water, they condensed and form सोल, या फिर आप बोलिए फॉर्म कोलॉइड। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं उनके सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए आप इस मेथड को काम में लेते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हुए अपने दो मेथड जो आपके डिस्पर्सन के हैं। ठीक है, इनको आप नोट कीजिए, फिर हम बाकी के मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड और आपका लास्ट मेथड है ये, दैट इज पेप्टाइजेशन। इन सब मेथड में आप देख रहे होंगे कि हमने बड़े जो साइज के पार्टिकल्स हैं उनको क्या किया, डिस्पर्स किया है। ठीक है ना, आपके डिस्पर्स मीडियम में। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मेथड को डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, आपका नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन। इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स वगैरह में। ठीक है, अभी सिंपल सा आइडिया ले लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि पेप्टाइजेशन होता क्या है। पेप्टाइजेशन में मतलब जो आपके पास कोई भी आपने रिएक्शन करवाया उसमें जो फ्रेशली प्रिपेयर पीपीटी होता है, जो आपका पीपीटी फॉर्म होता है, उसका कन्वर्जन करना किसमें, कोलाइड में। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका पेप्टाइजेशन में। मतलब पेप्टाइजेशन में जो पीपीटी होती है फ्रेशली प्रिपेयर, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, कोलाइड्स में। ठीक है, वो कैसे किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। पहले हम लिख सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ freshly prepared PPT into a colloid is known as पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, पेप्टाइजेशन। ठीक है, जो आपकी पीपीटी है, ठीक है, इसको आपको किस तरीके से याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो आपकी पीपीटी है, ठीक है, उसका क्या करोगे आप, कन्वर्जन करोगे किसमें, कोलॉइड में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे एक और टर्म आएगा जिसे हम बोलेंगे कोगुलेशन।
क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। वहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, वहाँ हम कोलोइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, पीपीटी में, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं ये आपको पहले ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। पीसीपी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, पीसीपी मतलब पीपीटी का कन्वर्जन कोलाइड में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, ठीक है। चलिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आप AgNO3 ले, ठीक है, उसमें Ki मिक्स कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास AgI का एक फ्रेशली प्रिपेयर पीपीटी फॉर्म होगा, ठीक है, येलो कलर का होता है ये, साथ में बनेगा आपके KNO3, ठीक है। ये जो आपके पीपीटी फॉर्म हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका पेप्टाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो आपका पीपीटी है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके कोलोइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में, कि पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसके साथ, पीपीटी के साथ। एन इलेक्ट्रोलाइट which is mixed with PPT to form colloid is known as पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आपका ये जो पेप्टाइजिंग एजेंट्स होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने काम में लिया, वो आपके इस पीपीटी को कोलाइड में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए कोलाइड में क्या, पीपीटी में क्या होता है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं AgI के, वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं आपके बॉटम पे, ठीक है। अगर हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर दें, ठीक है, क्या करें, डिस्पर्स कर दें, आपका जो मीडियम है, डिस्पर्स मीडियम, उसके अंदर, तो हम कोलाइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या रहेगा, ये जो पीपीटी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करना, डिस्पर्स करना, अलग अलग कर देना है, ठीक है। अगर हमने अलग अलग कर दिया तो आपका कोलाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप प्रोसेस ऑफ क्या रहेगा, पेप्टाइजेशन की प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका AgI है, ठीक है, किसका पीपीटी बना, AgI का। AgI में हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब वो आयन होना चाहिए जिसमें आपका इन दोनों में से एक आयन प्रेजेंट हो, मतलब कॉमन आयन होना चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें या तो I- प्रेजेंट हो या फिर आपका Ag+ प्रेजेंट हो। जैसे हमने लिया Ki, ठीक है, ये आपके एज इलेक्ट्रोलाइट हमने काम में लिया, ठीक है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट, और ये है आपका पीपीटी। तो AgI क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो इसका कॉमन आयन है, कौन सा कॉमन आयन है, उसको अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा। जैसे I- यहाँ पे K+ और I-, तो ये क्या करेगा, आपके I- को क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा। कैसे, ये देखिए ये आपका AgI है, ठीक है, अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, ये I- आयन को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। I- को, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है आपके AgI की, पीपीटी की, ठीक है ना, कि ये क्या करता है, अपने कॉमन आयन को क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर अटैच करता है, एड्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके पास एक और AgI होगा, ठीक है, AgI एक और पार्टिकल होगा आपके पास, उसकी सरफेस के ऊपर भी क्या होंगे, आपके I- आयन होंगे। तो अब देखिए क्या ये दोनों आपके AgI के जो
पार्टिकल्स हैं अब एक दूसरे के नज़दीक आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, बाहर की तरफ चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसकी तरफ भी क्या है, चारों तरफ नेगेटिव आयंस है। तो नेगेटिव और नेगेटिव कभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे। तो हमने क्या कर दिया है, हमने इस पीपीटी को जो फॉर्म हुआ था उसके जो आपके पार्टिकल्स थे उनको क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया है, मतलब उनको डिस्पर्स कर दिया है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। अगर ये नज़दीक आएंगे नहीं आएंगे और इकट्ठा नहीं होंगे तो आपका फिर से पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये आपके जो डिस्पर्स मीडियम है उसी में फैले हुए रहेंगे। ठीक है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका कोलाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन the electrolyte added the freshly prepared हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग गया तो मान लो उसकी जो पीपीटी है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, तो उसके बाद ये वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, इसलिए हम फ्रेशली प्रिपेयर पीपीटी को यहाँ काम में लेते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द फ्रेशली प्रिपेयर पीपीटी आयन adsorb the common ion from the electrolyte on its surface उसकी सरफेस पे क्या करता है, वो एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ like charges on PPT particles, they convert into colloids। ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस है एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो आपका फिर से पीपीटी फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो वो आपके मीडियम के अंदर क्या है, डिस्पर्स फॉर्म में ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की, सबसे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन ही किया कोलाइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रैक्शन। ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, उनके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो कोलाइड्स हैं उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। लायोफिलिक है तो सिंपल है, उनको एक दूसरे में आपस में मिक्स करके आप बना सकते हो, लेकिन लायोफोबिक के लिए हमें स्पेशल मेथड्स काम में लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? डिस्पर्शन मेथड और आपका कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड में भी हमने आपके 3 टाइप के मेथड पढ़े। ठीक है, एक आपका मैकेनिकल मेथड, दूसरा आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड और थर्ड था आपका पेप्टाइजेशन। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ब्रेडिक्स आर्क्स भी इंपॉर्टेंट है और आपका पेप्टाइजेशन, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।